अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे और ये सवाल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का है। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। और मैंने एक अच्छा काम ये किया है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके टी अकाउंट्स भी बना दिए हैं। टी अकाउंट्स के ज़रिए सवाल को समझाना और समझना आसान हो जाता है। सवाल कहते हैं द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डेनिम लिमिटेड डीएल एज एट 31 दिसंबर 2024। 2024 और 23 की मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले लिखता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर वेर एज फॉलोज। अ 10% बोनस इशू was made out of the share premium in Feb। बोनस इश्यूज की डबल एंट्री, क्योंकि शेयर प्रीमियम से वो बोनस इश्यूज कर रहा है तो डबल एंट्री पास होगी। शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। और राइट्स इशू वाज मेड इन जुलाई 2024। राइट्स इशू के केस में हमारे पास पैसे आते हैं तो एक राइट्स इशू भी हुआ है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बातें हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बातें हैं, कुछ टैक्स की बातें हैं, कुछ आपके पास जो है वो इंटरिम डिविडेंड से रेलेवेंट बात है, और कुछ ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस से रेलेवेंट बात है। और आखिर में पार्शियल रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाज मेड ऑन 1 जुलाई, ये बात है। इन सारी चीज़ों के बाद हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर डीएल्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, 18 मार्क्स। देखिए, अगर आप एग्जाम में इस तरह से टी अकाउंट्स बना लेते हैं ना तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो चले हम एक काम करते हैं कि हम शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये दो टी अकाउंट्स पहले कंप्लीट करते हैं। कौन से? शेयर कैपिटल का और शेयर प्रीमियम का। अच्छा, ये 2023 की वैल्यूज आपका ब्रॉड डाउन है और 2024 वाली क्लोजिंग वैल्यूज हैं, यानी कि ये कैरेट डाउन है। तो ये चार वैल्यूज यूज होंगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 में शेयर से रेलेवेंट एक बात ये लिखी हुई है कि 10% का बोनस इशू हुआ, शेयर प्रीमियम के अकाउंट से हुआ। और दूसरी बात ये लिखी हुई है कि राइट्स इशू हुआ और वो जुलाई में हुआ, यानी कि पहले बोनस इशू और फिर राइट्स इशू। तो देखें किस तरह से इसकी टी अकाउंट्स बनेंगे। ब्रॉड डाउन ऑलरेडी आपको सवाल में दिया हुआ है, तो ये 2200 ब्रॉड डाउन हो गया। सबसे पहले आपने 10% बोनस इश्यूज करें। 10% बोनस इश्यूज और 10 रुपए का एक शेयर है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स अगर कैलकुलेट करेंगे 220 मिलियन होंगे, उसका 10% लेंगे 22 मिलियन होंगे, फिर उसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये 10% के बोनस इशू हो गए। जो आपका ओपनिंग बैलेंस था उसका 10% क्यों लिया, क्लोजिंग का क्यों नहीं लिया? देखें, ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1 जनवरी 2024 का बैलेंस है और आपने बोनस इश्यूज फैब में करे हैं। तो जो ओपनिंग शेयर्स होंगे उस पर बोनस इशू हुआ होगा, रादर देन के क्लोजिंग। क्लोजिंग में तो बोनस इशू, राइट्स इशू, सबका इम्पैक्ट इंक्लूडेड है। तो आपने 2200 का 10% लिया, 2200 का 10% 220 बनता है। डबल एंट्री पास होगी, शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। तो ये 220 किस तरह से आया? ये 220 बोनस इश्यूज का है, 2200 का 10%। जितना यहां आ रहा है उतना ही यहां पर भी आएगा। ठीक है जी। डबल एंट्री क्या पास होती है? वापस से बताऊं, शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, बाकी ब्रॉड डाउन आपको पता था, ये आपको पता था, ये क्लोजिंग भी पता था। तो अगर 2200 रुपए के साल के शुरू में शेयर्स थे, 220 का मजीद बोनस इशू करा, लेकिन अगर साल के आखिर में 3000 के शेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने नए राइट्स इशू करे होंगे और राइट्स इशू की वैल्यू 580 होगी। मैंने 580 रुपये जो है वो शेयर कैपिटल में क्रेडिट करे हैं। इसी तरह से शेयर प्रीमियम का अगर अकाउंट देखें तो हमारे पास ब्रॉड डाउन 325 ऑलरेडी दिया हुआ है, कैरी डाउन 340 ऑलरेडी दिया हुआ है। ये वाली एंट्री हमने बोनस इशू वाली पास करी, और ये 235 कैसे आया? ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आ गया। सर इसकी क्या आप कुछ मजीद वर्किंग्स भी कर सकते हैं? चले मैं आपको इसको डबल एंट्रीज के जरिए भी समझा देता हूँ। जब आपने बोनस इशू करा तो आपके 2200 मिलियन के शेयर्स थे। एक शेयर 10 रुपए का था, यानी कि ये 220 नंबर ऑफ शेयर्स थे। 220 मिलियन है, हाँ मैं मिलियंस में वर्किंग कर रहा हूँ। 10% के बोनस इश्यूज का मतलब है आपने 22 मिलियन, 220 मिलियन का 10%, 22 मिलियन बोनस शेयर्स इशू करे।
एक शेयर की वैल्यू एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। तो ये जो 22 मिलियन शेयर्स आपने इशू करे, ये 10 रुपए के हिसाब से 220 मिलियन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ये नंबर है, ये क्वांटिटी है शेयर्स की, और अमाउंट ये है। अब जब आपने ये इशू करे, आपने एंट्री पास कर दी, शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। अब आपके पास कितने शेयर्स हो गए? अब आपके पास शेयर कैपिटल का अगर अकाउंट देखेंगे आप, तो टोटल शेयर कैपिटल के अकाउंट पर जो बैलेंस आ गया, वो 2200 मिलियन के शेयर्स ऑलरेडी इशूड थे, 220 मिलियन के मजीद आपने शेयर्स इशू करें। फिर क्या किया? फिर आपने राइट्स इशू करे। राइट्स इशू की क्या डबल एंट्री पास होती है? राइट्स इशू के केस में आपके पास पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट होता है। जब आपने राइट्स इशू किया तो टोटल पैसा कितना आया? 580 ये, 235 ये, 815 बनता है। शेयर कैपिटल को आपने 580 से क्रेडिट किया हुआ है, और शेयर प्रीमियम को आपने 235 से क्रेडिट किया हुआ है। सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी राइट्स इशू की, राइट शेयर की इशू करी होगी? जी हाँ, नंबर ऑफ राइट्स शेयर्स जो होंगे, 580 मिलियन का अमाउंट है। और क्योंकि एक शेयर 10 का होता है, तो मैंने 58 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे होंगे। सर, क्या ये प्रीमियम पर करे होंगे? जी हाँ, मैंने इसको पार वैल्यू पर इशू नहीं किया। पार वैल्यू पर इशू करता तो डबल एंट्री पास होती, बैंक डेबिट 580 मिलियन, शेयर कैपिटल क्रेडिट 580 मिलियन। लेकिन अगर आप देखते हैं तो इसके अगेंस्ट मुझे एक प्रीमियम भी मिला है 235 मिलियन का, तो इसका मतलब मैंने इसको प्रीमियम पर इशू करा होगा। तो बहरहाल ये दो टी अकाउंट्स हमने समझ लिए और हमने कंप्लीट कर लिए, और आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, आसान लगे होंगे। ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन्स दिए हुए थे, बोनस इशूज की एंट्री पास करी, और बैलेंसिंग फिगर से बैंक का अमाउंट हमने ढूंढ लिया कि भाई हमने कितने राइट्स इशू करे होंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम रीवैल्यूएशन, सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट पर आ जाते हैं। अच्छा देखिए, रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग 900 है और क्लोजिंग 1215 है। रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग 300 है और क्लोजिंग 410 है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये पीपी से ज़्यादा लिंक्ड होगा, कहीं ना कहीं पीपी में रीवैल्यूएशन होगी, तो हम पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या कोई और अकाउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं। ठीक है जी। हम एक काम करते हैं, पीपी से रेलेवेंट यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रेलेवेंट सारा काम कर लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग 1950 है और क्लोजिंग 2500 है। ओपनिंग कितना है? 1950। क्लोजिंग कितना है? 2500 है। तो हम आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ब्रॉड डाउन हमें पता है 1950 है, कैरी डाउन हमें पता है 2500 है। ठीक है, ब्रॉड डाउन हमें पता है 1950 है, कैरी डाउन हमें पता है 2500 है। ठीक है जी, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹450 मिलियन, 450 मिलियन की डेप्रिसिएशन थी। अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नेटबुक वैल्यू वाला टी अकाउंट बना रहे हैं, तो उस नेटबुक वैल्यू अकाउंट में ही हम डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है, ये इसका ब्रॉड डाउन है, ये इसका कैरी डाउन है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है एन ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, एक ऐसी ऑफिस बिल्डिंग जिसको प्रीवियसली मैंने रीवैल्यू किया था, वो सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹341 मिलियन। उसको मैंने इसकी कैरिंग अमाउंट पर बेचा। अब अगर मैं एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को उसकी कैरिंग अमाउंट पर बेच रहा हूं, तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज नहीं होगा। जितनी उसकी नेटवर्क वैल्यू या कैरिंग अमाउंट थी, उसी पे उसको सेल आउट किया गया है। बहरहाल जो पीपीई का अकाउंट बन रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बन रहा है नेटबुक वैल्यू पर, उससे इसको निकाला जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो मैंने 341 की चीज़ें बेची हैं, वो मैंने निकाली। 1950 में ये शामिल होंगी, 1950 में से ये डेप्रिसिएशन माइनस करी, ये डिस्पोजल माइनस किया। उसके बाद लिखा हुआ है मशीनरी हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 360 मिलियन वॉज सोल्ड फॉर 419 मिलियन। इस पर मुझे गेन ऑन डिस्पोजल हुआ होगा, 400 1900 360 का डिफरेंस। दूसरा, मैं अपने पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो अकाउंट बना रहा हूं, उसमें अपनी बुक से इसको भी निकालूंगा क्योंकि ये बेचा है।
तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और पीपीई का अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर लिखता है अ फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम रुपीज 660 million to 900 million। एक बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है जिसको मैंने पहली बार रीवैल्यू किया और मैं उसको 660 से 900 पे लेकर गया हूं, यानी कि मुझे उस पर 240 का रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक करना है। और इसकी डबल एंट्री होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट। अब अगर आप देखें तो आपके पास डिप्रिसिएशन भी है, डिस्पोजल पहला भी है, डिस्पोजल दूसरा भी है, डिस्पोजल के अलावा कैरीड डाउन वैल्यू भी है, ब्रॉड डाउन वैल्यू भी है, ये रिवैल्यूएशन वाली अमाउंट भी है। तो ये जो अमाउंट आई है ना, ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आई है। ये जो 1461 की अमाउंट है, बाकी सारी अमाउंट्स थी, जब बाकी सारी अमाउंट्स थी एक ही बच गई थी तो इसको एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया। डिप्रिसिएशन पता थी, डिस्पोजल वैल्यू पता थी, दोनों कैरिंग अमाउंट्स पता थी। तो ये 3651 टोटल होना चाहिए, यही 3651 टोटल यहाँ होना चाहिए। ब्रॉड डाउन भी पता था, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पता था। तो ये जो बची हुई अमाउंट है, ये जो बची हुई अमाउंट है 1461 की, इसका मतलब ये है कि हमने 1461 के एसेट्स खरीदे होंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि साल के शुरू में 1950 के मेरे पास एसेट्स थे, इन पर 450 की डेप्रिसिएशन बुक होगी तो इनकी वैल्यू गिरेगी। इसमें से 341 की एक चीज़ बेचूंगा तो मजीद वैल्यू कम होनी चाहिए। इसमें से 360 की एक और चीज़ बेचूंगा, मजीद वैल्यू कम होनी चाहिए। इसमें से एक एसेट एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू करूंगा तो पीपी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 240 से वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। यानी कि मेरा आंसर 1950 -450 -341 -360 +240, मेरा आंसर आना चाहिए था 1039। लेकिन मेरा आंसर आ क्या रहा है 2500। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 1461 की कोई चीज़ खरीदी होगी, तभी मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो आना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें ये बैलेंसिंग फिगर आई है। बाकी सारी वैल्यूज मैंने आपको गो थ्रू करवा दी, रिव्यू करवा दी। अच्छा, इससे रेलेवेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट है तो उस पर भी अभी हम जाते हैं। लेकिन ये पीपी का अकाउंट आप फाइनल कर लें, इसको समझ लें, इसको कॉपी कर लें, इसको खुद से जो है वो करने की कोशिश भी कर लें। अब आ जाते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट पर। रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट का हमारे पास 300 का ओपनिंग, 410 का क्लोजिंग है। 300 का ओपनिंग हमें पता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से एक एसेट अभी अभी हमने रीवैल्यू किया, उसकी अपर रिवैल्यूएशन 240 थी, ये अमाउंट हमें पता है। कैरी डाउन हमें 410 पता है। तो ये जो रिटेन अर्निंग्स में अमाउंट गया है ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल 300 और 240 यानी कि 540 है, 300 और 240 यानी कि 540 है। डेबिट साइड का टोटल भी 540 होना चाहिए, उसमें से अगर ये 410 है तो ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर से आएगा। सर ये अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकल कर रिटेन अर्निंग्स में क्यों जा रहा है 130 का? अगर IAS 16 का आपको IAS याद हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट याद हो, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का कुछ कुछ अमाउंट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के तौर पर रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकल कर रिटेन अर्निंग्स में चला जाता है। या फिर जब आप एसेट को फाइनली डिस्पोज ऑफ करते हो तो उस एसेट का जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो रिटेन अर्निंग्स में जा रहा होता है। तो ये आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का हमने अकाउंट बना लिया। इससे लिंक रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट है। रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में आपके पास ब्रॉड डाउन ऑलरेडी अवेलेबल है। कैसे? ये रहा। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ और अमाउंट्स आ रही हैं मेरे ख्याल में, शायद हो सकता है मैं मुश्किल हो करके देखते हैं कितना हम कर सकते हैं। ब्रॉड डाउन बिल्कुल 900 का पता है मुझे, कैरी डाउन मुझे 1215 का बिल्कुल पता है, इन दोनों में मसला नहीं है। रिटेन अर्निंग से 130 रिवैल्यूएशन सरप्लस में आ रहा है, ये अमाउंट भी पता है। यानी कि अब मुझे ब्रॉड डाउन भी पता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं पता, कैरी डाउन भी पता है। देखते हैं डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। डिविडेंड की एंट्री क्या पास होती है? रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट डेबिट और डिविडेंड पेबल का अकाउंट क्रेडिट। तो डिविडेंड के बारे में, हाँ, पॉइंट नंबर 5 लिखता है ड्यूरिंग द ईयर एन इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ ₹400 million वॉज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। तो इसकी एंट्री पास हुई है, रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट डेबिट और डिविडेंड पेएबल का अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब अब मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, ये दोनों पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है।
तो मैंने ये डेबिट साइड की दोनों वैल्यूज पता है, 1615 टोटल आना चाहिए डेबिट का, क्रेडिट का भी टोटल उतना ही होगा जितना डेबिट का टोटल है, और फिर मैंने इसमें से ऊपर वाली दो वैल्यूज जो पता थी वो माइनस करी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। सर 585 तो हम भी कैलकुलेट कर लेंगे, आपको कैसे पता कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना चाहिए? देखें रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट पे जो पूरे साल में कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो कंपनी रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो अगर रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट का कभी भी क्रेडिट साइड पर कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा हो और वहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले से ना हो, तो ये सपोज किया जाएगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ही वो वैल्यू है, क्योंकि ये एक कंपलसरी आइटम है, ये एक ऐसा आइटम है जो होना ही चाहिए। यानी कि प्रॉफिट जो है वो आएगा तो इधर आना ही चाहिए, रिटेन अर्निंग्स में आता है। तो ये हमने रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट भी देख लिया। बाकी अकाउंट्स ऐसे कोई मुश्किल मुझे नहीं लगता कि होंगे। बहरहाल देख लेते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंट देख लेते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट का हमारे पास ओपनिंग 25 था, क्लोजिंग 16 था, ब्रॉड डाउन 25 लिखा, कैरी डाउन 16 लिखा। इंटरेस्ट का एक्सपेंस, इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है गौर से सुनिएगा। लोन पे लगता है ना इंटरेस्ट, तो लॉन्ग टर्म लोन है कितना, साल के शुरू में 1350 था, साल के आखिर में 750 है, और है कितना, 12% लॉन्ग टर्म लोन है, 12% लॉन्ग टर्म लोन है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है पार्शियल रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाज मेड ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई 2024 को आपने लॉन्ग टर्म लोन की पार्शियल कुछ रीपेमेंट कर दी। वो कुछ रीपेमेंट कितनी होगी? अगर मेरा लोन 1350 पे से 750 पर जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने आ, कितने 600 रुपये रीपे किए होंगे। बिल्कुल 600 रुपये रीपे किए होंगे। ये रहा लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट, ब्रॉड डाउन 1350 है, 600 रुपये रीपे करे, एंट्री पास हो गई, लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, और क्लोजिंग आ गया 750। इफेक्टिवली ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन मुझे अगर दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर से मैंने ये 600 ढूंढा है। ये अकाउंट भी हमने कंप्लीट ही कर लिया। अच्छा, जब ये अकाउंट कंप्लीट हो गया, अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए साल के शुरू में 1350 रुपए का, 1 जनवरी वाले दिन 1350 रुपए का लोन था। इसमें से 600 रुपये आपने वापस किए 1 जुलाई वाले दिन। तो पहले जो 6 महीने हैं, 1 जनवरी से 30 जून तक के, उस पर 6 महीने का 1350 पर इंटरेस्ट लगा होगा। और उसके बाद जब ये 750 रुपये रह गया बैलेंस, तो अगले 6 महीने का 750 रुपये जो है वो इंटरेस्ट लगा होगा। तो 1350 का 12% लिया और उसको 6/12 से मल्टीप्लाई किया। 1350 का 12% लिया और उसको 6/12 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि पहले जो 6 महीने हैं, 1 जनवरी से 1 जुलाई तक के, उन 6 महीनों में 1350 पर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगना चाहिए, और 6/12 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 महीने के इंटरेस्ट के लिए। लेकिन उसके बाद फिर 1 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक 750 रुपये का लोन ले गया रह गया। तो उस लोन पर 12% का इंटरेस्ट 6 महीने के लिए लगना चाहिए। तो ये आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। जब ये वैल्यू आ गई, जब ये वैल्यू आ गई, जब ये वाली वैल्यू आ गई, तो आपके पास बैंक से आपने जो अमाउंट पे किया होगा वो आ जाता है। ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आया है। आपको ये 25 पता है, आपको ये 126 पता है, ये टोटल 151 है, ये भी 151 है। इसमें से आपने 16 माइनस किया तो ये 135 आपने जो है वो इंटरेस्ट पे किया होगा, वो आ गया, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंट भी हमने बना लिया। चले अब डिविडेंड पेएबल पर आ जाते हैं। ब्रॉड डाउन 8 रुपये, ये रहा। कैरी डाउन 13 रुपये, 8 और 13 पता है, ब्रॉड डाउन पता है, ठीक है, कैरी डाउन पता है। ड्यूरिंग द ईयर 400 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया है, वो जो यहाँ से आ रहा है, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल का अकाउंट क्रेडिट। तो अगर 8 रुपये की लाइबिलिटी ओपनिंग थी, फिर 400 रुपये का और देना है तो 408 रुपये देना है, साल के एंड में अभी भी 13 रुपये अगर देना है, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने 395 का डिविडेंड पे किया होगा। ये बैंक का बैलेंस, ये बैंक की अमाउंट जो है एज अ बैलेंसिंग फिगर आपके पास आई है डिविडेंड पेएबल के टी अकाउंट से। अच्छा जी, तो अब हमने पीपी का अकाउंट देख लिया, डिविडेंड पेबल देख लिया, एक्रूड इंटरेस्ट देख लिया, रिटेन अर्निंग्स देख लिया, शेयर प्रीमियम का अकाउंट देख लिया, शेयर कैपिटल देख लिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस देख लिया, 12% लॉन्ग टर्म लोन देख लिया। ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, मैंने बना तो दिया था, लेकिन जब मैंने सवाल देखा तो कोई इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बहरहाल ये बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा। तो अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होता है तो उसको आप एज अ पॉजिटिव अमाउंट एडजस्टमेंट के तौर पर लेते हो, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। टैक्स पेबल का अकाउंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट हमें बनाना है। टैक्स पेबल का अकाउंट देख लेते हैं। टैक्स पेबल का अगर अकाउंट देखते हैं
तो साल के शुरू में एडवांस टैक्स था 35 का, यानी कि 35 रुपए का एसेट था, और साल के आखिर में टैक्स पेएबल है 92 का, यानी कि लायबिलिटी है। एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आता है, टैक्स पेएबल के अकाउंट में ये ब्रॉड डाउन आपको पता है, ये कैरी डाउन भी आपको पता है। इत्तेफाक से साल के शुरू में एडवांस टैक्स था तो डेबिट साइड पर ब्रॉड डाउन आ रहा है, और साल के आखिर में लायबिलिटी थी तो कैरी डाउन डेबिट साइड पर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि पिछले साल आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया था तो 35 रुपए आपके ज्यादा पे हुए थे, और इस साल के आखिर में 92 अभी भी पे करने हैं। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर का टैक्स एक्सपेंस 259 का है, सवाल में लिखा हुआ है टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 259 मिलियन। तो 259 आपने टैक्स एक्सपेंस में लिख लिया, ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि पूरे साल में 259 का टैक्स बना, इसमें से 35 रुपए मैं पिछले साल पे कर चुका था, तो वो टैक्स वाला मुझसे नहीं मांगेगा। और साल के आखिर में अभी भी 92 पे करने हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या पे किए होंगे? 132। फाइनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो ओपनिंग आ रहा है वो 1550 है, जो क्लोजिंग आ रहा है वो 1520 है। ये ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन आ गए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेलेवेंट पॉइंट नंबर 3 है, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 150 मिलियन। DL applies cost model for subsequent measurement of its investment property. During the year 150 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ब्रॉड डाउन दिया हुआ है 1550 का, कैरी डाउन दिया हुआ है 1520 का। आपने जब नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट ये दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब कॉस्ट मॉडल पर मेजर होती है तो हम उसकी डेप्रिसिएशन बुक करते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन 180 की ये रही। अब हमने सारे टी अकाउंट जितने भी रेलेवेंट थे वो बना लिए। अब आप आराम से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है जी। आपने सारी जब वर्किंग्स कर ली होंगी तो ये सारी अमाउंट्स वहीं से आएंगी। सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए हमने ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना, हमने ये ऑलरेडी 585 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। अगर आपको देखना हो आप रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट पर जाएं। रिटेन अर्निंग्स का जो टी अकाउंट आपने बनाया है, उस रिटेन अर्निंग्स के टी अकाउंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 585 आ रहा होगा। टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर सवाल में दिया हुआ था, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 259 का। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स का एक्सपेंस है तो आपके पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वो 844 का आ सकता है। चलते जी मेन बॉडी पर। आप कंपनी के नाम की हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। रुपीज इन मिलियन, अगर सारी चीज़ें मिलियंस में है। पहली हेडिंग आपकी होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहली जो हेडिंग आपकी होगी वो होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर सवाल बोलता है डायरेक्ट मेथड यूज करो तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एक मुख्तलिफ तरह से बनेगा। अगर सवाल बोलता है इनडायरेक्ट मेथड यूज करो तो ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ पर बना हुआ है। अगर सवाल कुछ नहीं बोलेगा तो इनडायरेक्ट मेथड से सवाल करेंगे आप। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 844 ये मैंने आपको दिखा दिया। इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर 126 का ऐड हो रहा है। इसकी कैलकुलेशन हमने करी हुई है, बिल्कुल करी हुई है। आप जाएं एक्रूड इंटरेस्ट के अकाउंट में जाएं, ये रहा 126। कैलकुलेशंस मैं आपको सारी अब करवा चुका हूँ। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 180, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के टी अकाउंट पर जाएं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टी अकाउंट पर चले जाएं। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 102। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो डिक्रीज है, वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के इंक्रीज और डिक्रीजेस जो होते हैं, वो इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर अकाउंट फॉर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो आप देखें यहाँ पर बैलेंस शीट पर आ जाएं, आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहा है, और ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो डिक्रीज हो रहा है। ये कॉन्ट्रा एसेट है। जब कॉन्ट्रा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम माइनस करते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर ये तो आपने नहीं करवाया। सवाल में आपके पास कंसिडरेशन भी दी हुई है, और सवाल में आपके पास नेटबुक वैल्यू भी दी हुई है। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ।
गेन ऑन डिस्पोजल का हम माइनस करते हैं क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। डिप्रिसिएशन को क्यों ऐड किया, इसकी भी लॉजिक आपको पता है। और सारी चीज़ें क्यों एडजस्ट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये भी आपके पास जो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, एक्चुअली ये 102 क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि अगर डिक्रीज होता है तो आप पीएनएल में इसको एज ए इनकम लेकर जाते हो। लेकिन ये कोई कैश इनकम तो है नहीं। वही वाला एक्रूअल्स और कैश वाला कॉन्सेप्ट जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हमें कैश फ्लोज बताने हैं, इसलिए हमने इसको माइनस किया है। अच्छा सर, ये मुझे गेन और डिस्पोजल दिखा दें, दिखा देता हूँ भाई। ड्यूरिंग द ईयर आपने एक एसेट डिस्पोज ऑफ किया था जिसकी कैरिंग अमाउंट 360 थी और उसकी जो कंसिडरेशन मिली थी वो 419 मिली थी। तो इसका मतलब आपको गेन ऑन डिस्पोजल हुआ था 59 का। इन सारी चीज़ों को एडजस्ट किया, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अगर कोई भी करंट एसेट का इंक्रीज है तो वो माइनस होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर कोई भी करंट एसेट का इंक्रीज है तो वो माइनस होगा। ये वैल्यूज आपको एज इट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हासिल हो जाएंगी। इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, अगर कोई करंट लायबिलिटी का इंक्रीज है तो वो ऐड होगा। इसका ये नेट बना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड। सर इंटरेस्ट पेड का अमाउंट जो है वो एक्रूड इंटरेस्ट का हमने टी अकाउंट बनाया है। आप जाकर एक्रूड इंटरेस्ट का टी अकाउंट देखें, आपको 135 मिल जाएगा। और टैक्स पेड 132 जो हमने टैक्स का अकाउंट बनाया है उससे मिल जाएगा। और इस तरह से आपके पास ये नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है इंटरेस्ट पेड के बारे में, मे बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी दिखा सकते हैं। और ये 135 132 की अमाउंट एक बार आपकी नज़र से गुजार भी दूं, देखें ये 135 आ रहा है एक्रूड इंटरेस्ट के अकाउंट में। और ये टैक्स पेबल का अकाउंट है, टैक्स पेबल के अकाउंट में आपको 132 नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपके पास जो है वो, अच्छा एक मिनट यहाँ पर, मेरे ख्याल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कॉलम जो है वो, मैं देखता हूँ एक मिनट, इसको ज़रा ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा जी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बाद, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बाद कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का एरिया जो है वो आएगा। और फिर जो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का एरिया है वो आ रहा होगा। तो खैर अब देख लेते हैं इसको। हमारे पास जो है वो यहाँ पर कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करी है, उसको परचेज किया है या उसका डिस्पोजल किया है, तो उससे आने वाला कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1461 है। आप चाहें तो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टी अकाउंट पर जाए, देखिए यहाँ पर आपको 1461 नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके पास परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद क्या है भाई, उसके बाद आपके पास जो है वो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 150 है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के टी अकाउंट से देख लें। और प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 760 है। प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे आया, आपने दो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर बेचे हैं। आपने दो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर बेचे हैं। एक 341 का बेचा था और एक आपने 419 का बेचा था। तो इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है जी, 341 और 419 को ऐड कर लें। उसके बाद आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, बेसिकली यहाँ पर अगर आपने कोई नए शेयर्स इशू करे हैं, कोई शेयर्स रिडीम करे हैं, कोई लोन की रीपेमेंट करी है, कोई लोन पर इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन रीपे किया था, लॉन्ग टर्म लोन के अकाउंट पर चले जाएं, 600 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स, जो हमने इशू करे थे शेयर्स, जिसके जिसके अगेंस्ट टोटल 815 रुपए आए थे, ये राइट्स इशू वाली बात हो रही है। 815 भी आपको दिखा देता हूँ, ये हमने यहाँ पर 815 की डबल एंट्री पास करी थी। ठीक है जी। तो राइट्स इशू जो करे थे वो आएंगे, बोनस इशू नहीं आएंगे क्योंकि उसमें कोई पैसे रिसीव नहीं होते। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पे हुआ है, मे बी शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सवाल ये कहता है कि इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी दिखा सकते हो, लेकिन आप मेरे ख्याल में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही दिखाएं। 395 का ये डिविडेंड पेएबल का जो अकाउंट है उससे आपको नजर आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद फिर नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव 180 आ रहा है। उसके बाद नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60 आ रहा है। ये ज़रा मैं आपको बता दूं कैसे आया। देखिए, आपके पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है 1091। उसके बाद नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है 851। उसके बाद नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है नेगेटिव का 180। इन तीनों को नेट ऑफ करें तो आपके पास 60 आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस का 50 था, और क्लोजिंग बैलेंस 110 था। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 60 का इंक्रीज है और वो 60 इस 60 से मैच कर रहा है। सो अगर मैच कर रहा है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखा, और उसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर लिखा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इन दोनों को 60 और 50 को ऐड कर कर आ गया। तो ये सारा आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अगेन मैं यही चाहूंगा कि वीडियो को 1 से 2 बार देखा जाए, टी अकाउंट्स भी बनाए जाए। टी अकाउंट से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट को देखते हुए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाए, जो मैंने अभी आपको समझाया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।